2025 की सुबह की ये बात है। एक पति अपनी दुकान पर जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज तुम्हारे मायके चले जाओ। दरअसल तीज का त्योहार है और तुम अपने परिवार वालों से मिलकर आ जाना। पत्नी कहती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। पति कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी जाकर दुकान खोल लेता हूँ। पति दुकान खोलता है, दुकान पर पूरा दिन रहता है। शाम को जब वापस लौट कर आता है तो घर पर उसकी पत्नी नहीं मिलती है। वह अपने माँ बाप बहनों से पूछता है कि सपना कहाँ है। सपना दिखाई नहीं दे रही। तभी पता चलता है उसके मायके से सिंधारा लेकर आया था। सिंधारा तीज त्योहार पर आने वाला एक ऐसा कुछ सामान होता है जो नवविवाहित महिलाओं के लिए आता है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है, कपड़े होते हैं, मिठाइयाँ होती है, ज्वेलरी होती है, इस तरह के बहुत सारे उपहार होते हैं। इसी बीच में जो सिंधारा लेकर आता है वह उस सपना से कहता है कि क्या तुम मायके चलना चाहोगी। वह एक बार भी मना नहीं करती है और अपने मायके चली जाती है। जैसे ही पति यह बात सुनता है, पति बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पति यह सोचकर बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था कि सुबह ही तो मैंने ये बात पूछी थी कि मेरे साथ जाने की तैयारी नहीं होती है, लेकिन जो सिंधारा लेकर आता है उसके साथ जाने की तैयार हो जाती है। आखिरकार बात क्या है, यहीं से एक कत्ल की शुरुआत होती है कि जिसका जिक्र फिर अखबारों में, सोशल मीडिया पर जगह जगह होता रहता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि जिस महिला ने 8 महीने पहले शादी होती है, 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उसका इतना भयानक रूप में कत्ल क्यों किया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। जो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है भावनपुर, और भावनपुर का ही एक जगह लगती है किनगर। दरअसल किनगर का रहने वाला 28 साल का रविशंकर 2 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास गंगानगर थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है अमेड़ा, जो कि मेरठ का ही एक थाना है। उस गाँव में अपनी पत्नी को वह फोन करता है। सुबह 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पत्नी से कहता है कि सपना, रात में मैंने बहुत बुरा सपना देखा, ख्वाब देखा, मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का। वैसे भी तुम्हें देखे हुए कई दिन हो चुके हैं, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। तो सपना जिस प्रकार से जो सपना को कहता है, तो सपना ने उसे जैसे ही बात सुनी, उसने कहा कि कहीं ये पूछने की बात है, आप आ जाओ। और जैसे ही उसका पति रविशंकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, वहाँ क्योंकि उसकी जो पत्नी है वह अपनी बड़ी बहन के घर पर रुकी हुई थी, वहीं पर वो रह रही थी। तभी वह अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि जीजा जी कहाँ गए हैं। वह कहती है कि जीजा जी तो काम पर चले गए हैं, 2 बच्चे होते हैं, वह भी काम पर चले जाते हैं। और जो उसकी बड़ी बहन है, दरअसल वो घर में काम निपटा रही थी। इसी बीच में वो मेन द्वार के, मुख्य द्वार गेट जो होता है उसे रविशंकर बंद कर लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहीं जाकर बैठकर बातचीत करेंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर ऊपर वाली मंजिल पर कमरे में जाता है, बैठ जाता है। इसी बीच में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ। जब सपना देखने वाली बात कही तो रविशंकर ने कहा कि नहीं, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और तुम अपनी आंखें बंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक हार लेके आया हूँ और मैं उस हार को अपने हाथों से तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूँ। जैसे सपना ने यह बात सुनी, वो बेहिजत और जिस प्रकार से खुश हो रही थी, इसी बीच में आंखें बंद कर लेती है और रविशंकर अपनी पत्नी से कहता है आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। पत्नी बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करने के बाद वो इंतजार कर रही थी कि कब उसके गले में वो हार सजेगा जिसको उसका पति ले आया है। जैसे ही हार को पहनाया जा रहा था, यानी कि हार तो कोई शक नहीं था, वो अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है। हथियार निकालने के बाद अपनी पत्नी की गर्दन पर रेत देता है। जैसे ही पत्नी की गर्दन पर वो रेता है, हालांकि पत्नी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि उसका पति आखिरकार कर क्या रहा था। वह चीखने की कोशिश करती है, तब उसके मुंह को भी दबा लिया जाता है और उसके बाद वह ताबड़तोड़ एक के बाद एक धारदार हथियार वो वार करता है। शरीर के हर हिस्सा होता है, हर हिस्से में वो कम से कम 20 से ज़्यादा वार कर देता है। जब उसकी पहली बार चीखें निकलती है तो उन चीखों की आवाज़ उसकी बड़ी बहन ममता तक पहुंच जाती है और ममता ने ही जैसे ही उनके पास आने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वो बंद हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में बाहर ममता चीख रही थी और इधर उसने तब तक अपनी पत्नी को मारा जब तक कि उसकी पत्नी की आखिरी सांसें थम नहीं जाती। बहुत सारे लोगों का जो जमघटा वो लग जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में रविशंकर 112 नंबर पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर पूरा एड्रेस है, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, आप आइए और आकर ले जाइए। जैसे ही पुलिस ने सूचना को सुना, पुलिस दौड़ते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुँच जाती है। घर पर जाकर देखती तो बहुत सारे लोग का जमघट लगा हुआ था। अचानक से यूँ पुलिस का आना और यह लोग जो बाहर खड़े होते वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किसने पुलिस को फ़ोन किया। तभी वो पुलिस लगातार नोक कर रही थी, कि आवाज़ लगा रही थी कि रविशंकर दरवाज़ा खोल दो, बाहर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा का समय हो जाता है, इसी बीच में दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वह पुलिस जब अंदर पहुंची तो पुलिस ने जब अपनी आंखों से जिस दृश्य को देखा,
पुलिस को भी उस दृश्य को देखती रह जाती है। साथ ही जो ममता होती है, ममता ने अपनी बहन को जिस हालत में देखा वो भी देखती रह जाती है। एक तरफ ममता का खून में लथपथ पड़ी हुई है, जिस तरफ रविशंकर भी खून से लथपथ पड़ा है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी को मार रहा था तो उसका ब्लड उसके शरीर पर में लग जाता है और वहीं पास में धारदार हथियार पड़ा हुआ है, जिस हथियार से उसने अपनी पत्नी पर लगातार वार किए थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, जो रविशंकर होता है उसका भी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। वो कहता है कि साहब उसका नाम रविशंकर है, जो कि भावनपुर का एक इलाका है, कीना नगर वहाँ का रहने वाला है। वहाँ पर जो किराना स्टोर के अपना दुकान चलाता है। दिसंबर 2024 की बात है। तो जिस प्रकार से जो दरअसल जब उसके लिए पता चला था कि लड़की जिसका नाम सपना है, उसकी उम्र 25 साल है, जो उसके पास एक रिश्ता आया, तो घर वाले लड़की को देखते हैं, देखते ही खुश हो जाते हैं। जब उसे लड़की के बारे में पता चलता है तो वह खुश हो जाता है। लेकिन एक बात भी थोड़ी अटपटी थी। दरअसल इस लड़की के जो माता पिता थे, अब से लगभग 18 महीने पहले यानी मौत हो चुकी थी। अब उसकी मौत हो जाती है तो जो उसकी होने वाली पत्नी थी सपना, वह अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना के साथ रहना शुरू कर देती है। उन्होंने ही मिलकर 23 जनवरी 2025 को धूमधाम के साथ रविशंकर की और सपना की शादी तय कर दी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब रविशंकर अपनी पत्नी से कुछ भी बात करता था तो हर वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, मुन्ना जीजा। जब भी बात करता था मुन्ना जीजा ने ऐसे बोला, हर छोटे से छोटा मशवरा हो तब भी वो अपने जीजा को फ़ोन करती थी। कोई भी घर में कुछ भी काम होता तब भी अपने जीजा से ही बात करती। रविशंकर से अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करता था, तब वो हमेशा अपने जीजा से बात करती हुई दिखाई देती थी। इसी बीच में उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने जीजा के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा उसने दूरियां बनाओ तो ज़्यादा सही है। हर वक्त जब तुम उनका नाम लेते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह बात सपना के जहान में, सपना के दिमाग में बिल्कुल नहीं आती है। इसलिए अप्रैल 2025 की यह बात है, रविशंकर ने फैसला लिया था कि वो अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में आता है कि अब उनका मन हमेशा बच्चों में लगा रहेगा। वो जैसे जैसे उसका वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने बच्चे को लेकर खुश होती रहेगी। लेकिन वह अपने बच्चों को लेकर इतना खुश नहीं थी। जब देखो तब अपने जीजा के बारे में ही बातें करती रहती थी और यही बातें थी उसे परेशान करती थी कि ऐसे ही तारीख आती है और वह तारीख थी 26 जुलाई 2025 की सुबह की यह बात है, जब वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तीज का त्यौहार है, चलो तुम्हारे दीदी और तुम्हारे जीजा के घर पर चलते हैं, घूम के आते हैं। लेकिन जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। शाम को उसी का जीजा मुन्ना घर पर सिंधारा लेके आता है और सिंधारा जैसे लेके आता है, जो खाना पीना होता है इसके बाद वो कहता है कि सपना, क्या तुम घर चलना चाहोगी? तो सपना एक बार भी मना नहीं करती है और वह अपने जीजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने जीजा के साथ चली जाती है। 26 जुलाई, 27 और 28, 29, 30 और 31 जुलाई लगातार वो अपनी दीदी के पास रहती है। और यहाँ पर थोड़ा सा परेशान था ये सोचकर आखिरकार ये सब पता चल क्या रहा था। जब 2 अगस्त 2025 की सुबह की 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, उसे बेहद गुस्सा आ रहा था और अपनी पत्नी के पास जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी के पास जाने का एक बहाना ढूंढा कि रात में मैंने तुम्हें एक सपना में देखा था, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही पत्नी ने सुना, ठीक है आ जाओ, वो घर आ जाता ज़रूर है, लेकिन अपनी पत्नी को मर्डर करने के लिए, उसे हमेशा के लिए नींद को सुलाने के लिए आखिरकार उसने अपनी पत्नी को मार डाला। 20 से ज़्यादा उसे धारदार हथियार उसके शरीर पर वार किए। उसने बच्चों को भी मारा जो उसके पेट में पल रहा था। उसे उस बच्चों को देखकर बिल्कुल दया नहीं आती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में लड़की सपना के भाई की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। उसने एफआईआर दर्ज यह किया, आखिरकार ये शादी के बाद से लगातार जहेज मांग रहे थे, लगातार कार की मांग कर रहे थे और हमने सब देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी बात को देखते हुए इसे जो भाई होता है सोनू, उसकी तहरीर के आधार पर सास, ससुर, पति और ननद तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसी बीच में मीडिया ने उससे मुन्ना से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। रविशंकर जितना आरोप लग रहा है, क्या यह सही है नहीं है? इस बीच में मुन्ना कहते हैं कि यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। जब उसके सास ससुर खत्म हो जाते हैं, उसका जो वक्त सपना महज 5 साल की होती है, तो उसे लग रहा था कि शायद इसकी देखरेख कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। इस प्रकार से
कहानी आगे बढ़ती गई, चलती गई, लेकिन इस पर कोई जो उसे लड़की की यानी कि सपना को जो ऐसा लगता है जैसे कि उन बच्चों को पालते हैं, उसी को वो शादी भी करता है, उसे पढ़ाता भी, लिखाता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो आरोप इस तरह से उस पर लाछन लगाए जाएंगे। उसे बहुत दुख है, तकलीफ है कि रविशंकर इस रिश्ते के बारे में समझ नहीं पाया, जिसको उसने अपनी बेटी की तरह समझा। दरअसल वो उसके साथ कुछ गलत रिश्तों के साथ जोड़ रहा था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों को पता चल रहा था तो इस रिश्ते पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि जिस बालक ने, जो 7 महीने का बालक पेट में पल रहा था, उसने अभी दुनिया को देखी भी नहीं थी, उसे किस बात की सज़ा मिली। और काश उस लड़की ने अगर यह बात मान ली होती, मेरी बात सच है पति की, तो शायद यह कत्ल नहीं होते। इसमें 2 जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है, कि ख़त्म हो चुकी है। एक बच्चा जो पेट में पल रहा था और एक जो पत्नी अब नहीं है, और नई पति शायद उसकी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहाँ पर भी हो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।